सो अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। जब भी हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में, हमारे पास दो रिसेप्टर्स होने ज़रूरी हैं। पहला रिसेप्टर है बैरो रिसेप्टर। Now understand B for baroreceptor and understand they act as brakes to the BP. They acts as brake to the BP. Right? So remember BBB. That means brake to the BP मतलब ये BP को कम करवाएंगे। राइट देखेंगे कि कैसे ये बीपी को कम कर जाते हैं। दूसरे होते हैं कीमो रिसेप्टर, वो बीपी को बढ़ाते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनका स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है इंक्रीज इन द बीपी। जब भी बीपी इंक्रीज होगा दैट इज व्हेन दे आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। रेंज क्या है इनके एक्टिवेशन की? इट इज 60 to 180 mmHg by Guyton and 60 to 200 mmHg from the Genong. So हम जाएंगे गेनोंग के साथ क्योंकि यही most of the examiners follow करते हैं। So 60 to 200 is given in the Genong. Okay, so इस रेंज में अगर आपका पल्स प्रेशर है, so they are going to sense, they are more sensitive to the baroreceptor, they are sensitive to pulse pressure and more than the MAP, that means mean arterial pressure. बेसिकली वो मेंटेन करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर, बट अगर सेंस के बारे में पूछे तो कौन सा प्रेशर वो सेंस कर रहे हैं? पल्स प्रेशर। दे आर सेंसिंग द पल्स प्रेशर। ओके, अगर पल्स प्रेशर हमारा चला जाता है 60 to 200 mmHg तक, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएंगे। राइट, टुवर्ड्स हायर साइड है तो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, टुवर्ड्स लोअर साइड है तो कम एक्टिवेट होंगे। Right, so where they are present, first thing they are present at the bifurcation of common carotid artery, that is nothing but we call it as carotid sinus. And second, we do have the in the arch of aorta, that is nothing but the aortic sinus. अब याद रखना ये सिर्फ सेंस कर रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है तो उसको वो सेंस कर रहे हैं, इंक्रीज इन द बीपी को वो सेंस कर रहे हैं। एंड अगर मैं पूछूं कि इन दोनों वेसल्स में या इन दोनों साइनसेस में एक्चुअली ये है कहाँ पर, सपोज करो ये ऐसे वेसल्स जा रही हैं, इनमें डिफरेंट लेयर्स होंगे, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया, एक्सटर्ना। राइट, सो रिमेंबर इनकी जो एडवेंटिशियल लेयर होती है वॉल्स ऑफ आर्टरी की, राइट, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, या वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल के जो एडवेंटिशियल लेयर होती है इसमें ये साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, साइनसेस में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दे आर मैकेनो रिसेप्टर। इसका मतलब जब भी बीपी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, और जैसे ही स्ट्रेच आएगा उस साइनस पे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा वो एक्टिवेट होंगे। सो दैट्स वाई दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर सेंसिंग द स्ट्रेच, दे आर सेंसिंग द स्ट्रेच। नाउ अंडरस्टैंड ये सेंस तो कर लेते हैं बट इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो मेडुला में हो रहा है, एंड आपका जो सेंसेशंस है वो कैरोटिड आर्टरी के पास और आर्च ऑफ आयोटा के पास हो रही है। सो उसको ले जाने के लिए भी कोई चाहिए, हमें एफ्रेंट्स चाहिए। सो कौन कौन सी एफ्रेंट्स जाती है मेडुला की तरफ? सो याद रखना एओर्टिक साइनस से निकलती है 10th नर्व और वेगस नर्व, कैरोटिड साइनस से निकलती है 9th नर्व या ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। Okay, and both of them are going to go towards the medulla for the processing, further processing. Right, they are just the receptors, they are just the sensors. Now इसको अलग अलग नाम दिए गए हुए हैं। याद रखना जो 9th नर्व है इसको बोलते हैं साइनस नर्व ऑफ हेयरिंग, साइनस नर्व ऑफ हेयरिंग, और जो 10th नर्व है इसको बोलते हैं साइंस नर्व, या सियांस नर्व और साइंस नर्व। राइट, क्योंकि वो सारे साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था। नाउ अंडरस्टैंड ये दोनों भी बीपी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, हमारे जो मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने में 60 to 200 रेंज में मेंटेन करने में वो हेल्प कर रही हैं। Right, so basically they are buffering the BP. So both of these nerves are also called as buffer nerves. So these both nerves are called as buffer nerves. Why? Because they are buffering the BP.
right? So this is about the baroreceptor. Let's move on to the chemoreceptor, where this chemoreceptor is present. Pehle C for chemoreceptor. So whenever the BP is falling, we need to put the accelerator, right? So they act as accelerator, and इनका रेंज क्या होता है? बीपी कम होना चाहिए, कितना कम? 60 to 40 mmHg के बीच में they are going to get activated. ओके, एंड दीज आर कीमोरिसेप्टर. इनको सेंस करने के लिए स्पेशल केमिकल सेंसर्स चाहिए हमें, एंड दे आर नथिंग बट टाइप 1 ग्लोमस सेल्स. ग्लोमस सेल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो याद रखना इसको जो सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक सेल्स में होते हैं, दैट इज नथिंग बट टाइप 1 ग्लोमस सेल. अब इनकी रेंज तो हो गई ये, राइट? अब ये किसको सेंस करते हैं? जब भी इनके पास जाएगा हाइपोपरफ्यूजन, इनका होगा हाइपोपरफ्यूजन, दैट मीन्स इनके पास जाएगा कम ब्लड, तो ये सेंस करेंगे 3 केमिकल चीज़ों को. दे आर गोइंग टू सेंस 3 थिंग्स, दैट इज डिक्रीज इन PO2, इंक्रीज इन PCO2 एंड इंक्रीज इन H+ आयंस इन द ब्लड, दैट इज नोन एज एसिडोसिस. सो ये 3 चीज़ों को वो लोग सेंस करेंगे और इनके ठीक करने की कोशिश करेंगे. इट विल ट्राई टू नॉर्मलाइज इट बैक. ओके, सो दीज आर गोइंग टू सेंस दीज थिंग्स. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द कीमोरिसेप्टर. क्या है वो क्वेश्चन? कि अगर मैं पूछूं कि ब्लड फ्लो और किस टिश्यू का ज़्यादा है, रिमेंबर दीज आर टिश्यूज, राइट? ये कहाँ कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी. ये एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. याद रखना, एओर्टिक बॉडी से अगेन जाएगी 10th नर्व, कैरोटिड बॉडी से जाएगी अगेन 9th नर्व. ओके, दैट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स द मेडुलरी सेंटर्स. नाउ अंडरस्टैंड, जब ये ऑब्वियसली एओर्टा एंड कैरोटिड पूरा आर्टरीज भी नहीं है, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, सो दे आर जस्ट द टिश्यू. अगर मैं पूछूँ मैक्सिमम टिश्यू फ्लो, ब्लड फ्लो कहाँ का है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज इटसेल्फ, दैट मीन्स कीमोरिसेप्टर इटसेल्फ. कितना होता है इनका ब्लड फ्लो? इट इज 2000 ml per 100 gram per minute. It is going to be the maximum if they ask about the tissue. So who is having maximum tissue perfusion or maximum tissue blood flow? That is going to be your chemoreceptors. What they are going to do? They are going to increase the BP. कैसे करते हैं? आराम आराम से पढ़ेंगे सारी चीज़ें. ओके, अब पहले पढ़ते हैं हम बैरोरिसेप्टर. एक बार आपको बैरोरिसेप्टर की मैकेनिज्म समझ में आ गई, कीमोरिसेप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से बैरोरिसेप्टर्स ने जब भी बीपी इंक्रीज हुआ, इन्होंने वो सेंस किया. बैरोरिसेप्टर दैट मीन्स इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई, ये लेके जाएंगे थ्रू द 9th नर्व एंड 10th नर्व के थ्रू. दे आर गोइंग टू गो समवेयर नोन एज NTS, that is nucleus tractus solitarius. Okay, nucleus tractus solitarius stimulatory है, that means it is going to release excitatory neurotransmitter. कौन सा है excitatory neurotransmitter? It is nothing but the glutamate. It is nothing but the glutamate. अब ये दो चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा. किन दो चीज़ों को? CC वाले दो चीज़ों को, that is CVLM और CIC और CVC. CVLM क्या है? कॉर्डो वेंट्रोलैटरल मेडुला, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडुला, राइट? एंड CIC CVC क्या है? दैट इज नथिंग बट द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियक वेगल सेंटर. सो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियोवेगल सेंटर. नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, नाम में ही इसका काम है. इनहिबिटरी या वेगल, वेगल हमेशा क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करती है. सो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होती है या वेगस नर्व जो होती है वो वेसल्स पे और वेंट्रिकल्स पे नहीं होती, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता वेसल्स एंड वेंट्रिकल्स पे. सो बेसिकली दे आर देयर ऑन द एट्रिया एंड द नोडल टिश्यू. सो दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन इट. बेसिकली ये नोडल टिश्यू पे एक्ट करके हार्ट रेट को कम करवा देंगे. दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग.
Okay, now let's see about the CVLM. CVLM डायरेक्टली कभी भी RVLM पे नहीं जाता है. अंडरस्टैंड, CVLM इनहिबिटरी होता है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू रिलीज द GABA एंड इट इज गोइंग टू go on something known as RVLM. that is nothing but rostroventrolateral medulla. RVLM पे जाता है. अगर ये इनहिबिट कर रहा है, RVLM को ही हम बोलते हैं VMC. that is nothing but the वेजोमोटर सेंटर. इसके नाम में ही है, वेजो मतलब ये वेसल्स पे जाएगा ही जाएगा. मोटर मतलब जब भी हम मोटर सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, कोई मोटर एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, स्पीड को बढ़ जाती है. सो सेम हियर, बीपी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी. ओके, सो आरवीएलएम जब भी एक्टिवेट करेंगे हम तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी. राइट, बट यहाँ याद रखो, यहाँ हम इनहिबिट कर रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं. सो ओवरऑल रिजल्ट बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द आरवीएलएम, यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट डिक्रीज इन द सिंपैथेटिक सिस्टम आएगा. और डिक्रीज इन द सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब ही क्या है, ये मेनली एक्ट करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम पे. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज रिड्यूस बिकॉज हम सिंपैथेटिक को कम कर रहे हैं. सिंपैथेटिक का काम होता है इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, बट याद रखना यहाँ पे हम इनहिबिट कर रहे हैं. एज वेल एज इट has a role in the decrease in the heart rate also. ओके, सो नाउ इन सब के वजह से हो क्या रहा है, बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. यहाँ पे जब भी हम बैरोरिसेप्टर की बात कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक कम हो रहा है और सिंपैथेटिक बढ़ रहा है. राइट, सो अगर मुझे समरी देनी हो तो मैं कैसे दे सकती हूँ समरी. पहले हम बैरोरिसेप्टर का देख लेते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे बैरोरिसेप्टर की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये दो चीज़ें कर रहा था. क्या दो चीज़ें, फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट द VMC. अगर VMC को इनहिबिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक को इनहिबिट करेगा. अगर सिंपैथेटिक को इनहिबिट करता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाती है. राइट, और ये स्टिमुलेट करता है CIC को. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्शन होता है डिक्रीज इन द हार्ट रेट. नाउ दो चीज़ें हम कम कर रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करूं, I'm going to get the cardiac output. So total result will be decrease in the cardiac output. और अगर cardiac output कम है तो BP automatically कम हो जाएगा. So that is the summary of baroreceptor. अगर यही मुझे अलग वे में लिखना है, so how I can write? So BP is increased. Who is going to sense? Baroreceptor is going to sense this. Okay, range क्या है इनकी, रेंज है 60 to 200 mmHg. What they are going to do, they are going to inhibit the motor, that is nothing but VMC, and they are going to stimulate the CIC or CVC, that is vagal center, and they will decrease the blood pressure. अगर मैं कीमो रिसेप्टर्स की बात करूँ, कीमो रिसेप्टर इसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं. राइट, सो अगर मैं पिछले वाले डायग्राम पे जाऊँ, हमारे बनाए हुए, अगर मैं पीछे जाऊं डायग्राम पे, सो ये हमने बनाया हुआ था, याद रखना, ये जो वेजोमोटर सेंटर है ये टोनिकली एक्टिव होता है. दिस इज टोनिकली एक्टिव. What do you mean by tonically active? That means they are always active. अगर आप उसको ना स्टिमुलेट करो ना इनहिबिट करो, वो अपने आप ही एक्टिव होते हैं. राइट, सो दैट मीन्स अगर मैंने किसी चीज़ को स्टिमुलेट या इनहिबिट नहीं किया, सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी डोमिनेटिंग एट दैट पॉइंट. क्यों? क्योंकि ये जो आरवीएलएम है, जो वेजोमेटर सेंटर है, दे आर टोनिकली एक्टिव. तो कीमो रिसेप्टर सेंटर्स में भी यही होता है, बैरो रिसेप्टर से सिग्नल नहीं आ रहे हैं और कीमो रिसेप्टर एग्जैक्ट उल्टा करता है. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट द वेजोमोटर सेंटर एंड दे आर गोइंग टू इनहिबिट द CIC और CVC and they are going to make sure that the BP is increasing. Right, so they act as a accelerator, but इनके लिए रेंज ज़रूरी है, that is 40 to 60 mmHg of pressure. Okay, so they are going to act like this. Now let's move on to some clinical aspect of it, that is applied carotid sinus massaging. If I massage on the carotid sinus, what is going to happen? Behind that there are going to be the baroreceptor. So obviously the baroreceptor is going to get activated over here. Once the baroreceptor is activated, what is going to be the result? First of all, there is going to be the stimulation of CIC, right, and inhibition of VMC. CIC activate होने के वजह से there is going to be decrease in the heart rate, and not only that but also decrease in the conduction velocity
at AV node. नाउ अंडरस्टैंड इन दोनों के वजह से क्या होता है, अगर मेरे पास आता है पेशेंट PSVT का, दैट इज paroxysmal supraventricular tachycardia का, I can ask him to make sure that if drug is not available immediately he can at least do the carotid massaging because the baroreceptors are going to get activated. जैसे ही baroreceptor activate हुए उन्होंने हार्ट रेट को कम किया, उन्होंने कंडक्शन वेलोसिटी AV नोड की यहाँ पे कम की, जैसे ही वो कम होगी डेफिनेटली द हार्ट रेट इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, एंड VMC स्टिमुलेट करने की वजह से यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, एज वेल एज रिमेंबर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है. वेजोमोटर नामी वेसल है, सो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगी और दोनों के वजह से जो BP होता है वो कम हो जाता है. राइट, सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो मेनली हम इसको यूज़ करते हैं पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में. ओके, सो दैट इज अबाउट द कैरोटिड साइनस मसाजिंग. अब पढ़ते हैं कुछ एक और अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन. पहली चीज, हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. राइट, अगर ये इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर या ये जो हाइपरटेंशन है अगर ये नर्व्स के वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन. ओके, नाउ अगर मैंने बोला मैंने ये जो बफर नर्व्स थी इनको कट कर दिया, राइट, या मैंने बोला कि इनमें कोई लीजन हो गया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर मैंने बफर नर्व कट कर दी, बैरो रिसेप्टर चाहे कितने एक्शन पोटेंशियल बनाए वो मेडुला तक नहीं जाएंगे, राइट, सो इट विल नॉट बी एबल टू एक्टिवेट द मेडुला. Usually they should go and activate the medulla, right, and medulla should decrease the BP अगर BP increase हो रहा है तो. But understand BP तो increase हो रहा है but हमने nerves को cut कर दिया तो medulla की तरफ जो signals है वो नहीं जा रहे हैं, BP decrease नहीं हो रहा है. That means there is going to be remain increase in the blood pressure, right? So अगर buffer nerve cut कर दिया तो blood pressure keeps on increasing, right, and that is nothing but the hypertension. And if that hypertension is due to the nerve lesion, और यहाँ पे हम किस नर्व लीजन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बफर नर्व्स के लीजन के बारे में, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक. इस हाइपरटेंशन का रीज़न क्या है? जनरेशन ऑफ हाइपरटेंशन जो हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ the nerves, so that's why we are going to call it as neurogenic hypertension. Next we are going to talk about carotid artery ligation. अगर हम ligate कर देते हैं carotid artery को तो क्या होगा? अब इसमें डिफरेंट लेवल पे लाइगेशन होगी, या तो हमने पूरे आर्टरी को ही ब्लॉक कर दिया या तो उसके एक एरिया को हमने लाइगेट कर दिया. अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि ये सपोज करो हमारा साइनस है, suppose this is the sinus and suppose this was the bifurcation and ये रही हमारी common carotid artery. अगर मैंने बोला आपको या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी को ही ऑक्लूड कर दूं, राइट. सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि डिस्टली मैं इसको ब्लॉक कर दूं. अब डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर एंड दैट मीन्स यहाँ पे हमने इसको लाइगेट कर दिया, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग ओवर हियर, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज proximal carotid sinus. Proximal means towards the center. If I block it over here, what is going to happen? Now, first of all, we'll talk about the occlusion of common carotid artery and proximal carotid sinus. So, this is the proximal carotid sinus blockade or common carotid artery. Now, notice over here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही साइनस के नीचे है, तो चाहे प्रेशर इस ब्लड प्रेशर चाहे कितना भी इसके नीचे बढ़े, चाहे वो यहाँ बढ़े चाहे वो यहाँ बढ़े, वो साइनस तक नहीं जा रहा है. और साइनस किसकी वजह से एक्टिवेट होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, राइट. अगर हमने वहाँ उसके बीच में ही लाइगेट कर दिया है तो ना ही वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर आपके साइनस तक पहुँच पाएगा, ना ही वो साइनस को स्ट्रेच करवा पाएगा. अगर साइनस स्ट्रेच नहीं हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन नहीं होगी, राइट. सो क्या होगा? इवन इफ द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग इट इज नॉट एबल टू गो टूवर्ड्स द साइनस, सो द साइनस प्रेशर रिमेन डिक्रीज. यहाँ पे जो साइनस प्रेशर होगा वो लो ही रहेगा, राइट. देयर इज गोइंग टू बी लो साइनस प्रेशर बिकॉज वी occlude the common carotid artery or we are blocking it proximally
towards the common carotid artery proximal to the sinus. Okay, so इसके वजह से साइनस प्रेशर डिक्रीज है, इसका मतलब इट विल नॉट बी एक्टिवेटिंग द बैरोरिसेप्टर, सो बैरोरिसेप्टर इनहिबिटेड ही रहेंगे, और अगर बैरोरिसेप्टर इनहिबिटेड हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बीपी जो है वो कम नहीं हो पाएगा और बीपी हमेशा बढ़ा ही रहेगा. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ इट. नाउ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमने ऑक्लूड कर दिया है, लेट्स से डिस्टली अगर ऑक्लूड कर दिया है तो क्या होगा. नाउ जो भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है, पहली चीज इट इज गोइंग टू स्ट्रेच द साइनस, दूसरी चीज वो आगे नहीं जा पा रहा है तो बैक फ्लो आके वो और भी स्ट्रेच करेगा साइनसेस को. चाहे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा ना भी हो, बट ड्यू टू द बैक प्रेशर बिकॉज वी क्लैम्प दी कैरोटिड साइनस डिस्टली, अब क्या होगा, वो भी सारा ब्लड स्ट्रेच करेगा कैरोटिड साइनसेस को. तो डिस्टली अगर क्लैम्प कर दिया है तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द साइनस प्रेशर, यहाँ के साइनस प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. वो नर्व के थ्रू, नर्व तो यहाँ से जा रही है राइट, सो यहाँ से जो बफर नर्व जा रही थी वो एक्टिवेट करेंगी मेडुला को, दे आर एबल टू एक्टिवेट द मेडुला, और इसका रिस्पॉन्स ये मिलेगा कि बीपी हमारा कम हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट इन द कैरोटिड आर्टरी लाइगेशन. बट याद रखना यहाँ पे सिर्फ बीपी पे फर्क नहीं पड़ता है, साथ साथ इसके साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाती है. सो बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू डिक्रीज इफ यू आर क्लैम्पिंग इट डिस्टली, एंड बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज इफ यू आर क्लैम्पिंग इट प्रॉक्सिमली. राइट, अगर क्वेश्चन आता है और बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो लॉजिकल बात हुई राइट, याद कैसे रखना है. सो याद रखो यहाँ पे डिस्टली अगर ब्लॉक करते हो तो बीपी एंड हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर दैट, डिस्टल और प्रॉक्सिमल में कंफ्यूज मत होना, द एंड विल बी डिक्रीज इन द बीपी एज वेल एज हार्ट रेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स. नाउ नाम में देखो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ये इसको बोलते हैं लास्ट रिस्पॉन्स, दैट इज इट इज द लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल. दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर. नाउ अंडरस्टैंड, अगर बीपी बहुत कम हो जाता है, किसी का बीपी बहुत ही कम हो रहा है, दैट मीन्स इफ द बीपी गोज बिलो 40 mmHg, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज अ सिवियर हाइपोपरफ्यूजन टू द ब्रेन. राइट, नाउ जब भी हाइपोपरफ्यूजन होगा ब्रेन का, अब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मैक्सिमम एक्टिवेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर. वेजोमोटर सेंटर क्या करेगा, ये बीपी को बढ़ा देगा. राइट, जो वेजोमोटर सेंटर है वो तुरंत ही बीपी को बढ़ा देगा. क्यों, देखो देर इज़ अ मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेशन हो रहा है आपके वेजोमोटर सेंटर का. क्यों, क्योंकि ब्रेन ही हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, ब्रेन का हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड नहीं जा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिया. तो जब भी इस्कीमिया होगा CNS सेंटर का, वो कुछ रिस्पॉन्स देता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दैट इज नथिंग बट योर CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स. उसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है. अब दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल. अब ये कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, याद रखना कि ये बीपी को इंक्रीज करवा सकता है विद इन सेकेंड्स अप टू 250 mmHg तक. डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो रहा है उसके ऊपर. ये विद इन सेकेंड्स, सो ये इंक्रीज करवा सकता है बीपी को विद इन सेकेंड्स. कितना, 250 mmHg, इतना हाई इंक्रीज करवा सकता है बीपी को. सो दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल एंड दैट इज द लास्ट रिस्पॉन्स. अगर इसने डिच कर दिया तो द person will not be able to survive, he will be ditched by the life itself. Right, so let's move on to the next thing, that is the vasomotor or Meyer wave. Now understand this Meyer wave. क्या है ये मेयर वेव, अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट द अल्टरनेट एक्टिवेशन ऑफ बैरो एंड कीमो रिसेप्टर्स. इट इज द
अल्टरनेट एक्टिवेशन ऑफ बैरो एंड कीमोरिसेप्टर्स। ये स्पेशली हमें हेमोरेजिक कंडीशन में ही देखने मिलता है, नॉर्मली हमें देखने नहीं मिलता। सो रिमेंबर दिस इज पैथोलॉजिकल, इट इज ओनली पैथोलॉजिकल, मिरर वेव्स आर ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर ये होता कैसे अल्टरनेट एक्टिवेशन बैरो और कीमोरिसेप्टर का, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, सपोज करो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया टाइम और ड्यूरेशन को, और वाई एक्सिस पे लिया मीन आर्टीरियल प्रेशर को, और लेट्स से ये वाला पॉइंट 60 mmHg है, राइट, दिस पॉइंट इज 60 mmHg। अब मैंने बोला कि किसी को हिमरेज हो रहा था तो उसका ब्लड लॉस हुआ, वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली बीपी भी फॉल होगा, तो बीपी फॉल करना शुरू हुआ। जैसे ही बीपी फॉल करना शुरू हुआ और जैसे ही इसने 60 के नीचे गया, अब क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे कीमो रिसेप्टर्स, राइट। सो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये बीपी को और फॉल होने नहीं देंगे, रादर ये बीपी को और बढ़ा देंगे, राइट। जैसे ही बीपी क्रॉस कर गया, लेट्स से 10-20 mmHg मोर देन द 60 mmHg, यहाँ पे एक्टिवेट होंगे आपके बैरो रिसेप्टर्स, राइट। यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन हुआ और उन्होंने डिक्रीज करना शुरू कर दिया बीपी को। फिर से 60 के नीचे जाने के बाद कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है और फिर बीपी इंक्रीज होना शुरू होता है। ये वेव्स अल्टरनेटिव एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर एंड बैरो रिसेप्टर, ये चलता रहेगा जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाता या हम इन्फ्यूजन नहीं कर देते, राइट। सो दैट इज नथिंग बट दी मेयर वेव्स। अब ये कितना चेंज दिखा सकता है एट ए टाइम, ये जो चेंज होता है दैट इज 10 to 40 mmHg तक, और एवरी एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एवरी वेव लास्ट फॉर अराउंड 7 to 10 seconds ओवर हियर, राइट। सो याद रखना इसका जो ड्यूरेशन होता है एक वेव लास्ट करने का, ये होता है अराउंड 7 to 10 seconds, ओके। सो दिस इज अबाउट द मेयर वेव्स, और याद रखना ये हमेशा पैथोलॉजिकल होती है एंड इसमें जो चेंज होता है दैट इज गोइंग टू बी 10 to 40 mmHg, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रॉबे हेयरिंग वेव। अब ये ट्रॉबे हेयरिंग वेव क्या है, अगर मैंने बोला कि मुझे रेस्पिरेशन के साथ बीपी को कोरिलेट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू कोरिलेट दैट, ओके। सो अगर सपोज करो इंस्पिरेशन हो रही है तो क्या होगा, इंस्पिरेशन में देर इज गोइंग टू बी नेगेटिव ITP, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव होगा, इसका मतलब सक्शन प्रेशर है। हमने पहले भी बात की थी कि जब भी सक्शन प्रेशर जनरेट होगा तो वो दो चीज़ें करेगा, एक तो थोरैक्स में दैट मीन्स लंग्स में एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा और बाकी सारे एरियाज से हार्ट के टूवर्ड्स ब्लड को सक करेगा, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट विल इंक्रीज द वीनस रिटर्न। जैसे ही वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे क्योंकि बीपी भी बढ़ा, राइट। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर, नाउ द बीपी विल डिक्रीज। Due to activation of baroreceptor, the BP is going to decrease. Exact opposite होगा एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ITP आएगी, राइट। अब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर है, इट इज द पुशिंग प्रेशर, इट इज अप्लाइंग द रेजिस्टेंस, और इसी के वजह से बैरोरिसेप्टर का इनहिबिशन हो जाएगा, वो या वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर वो नहीं एक्टिवेट होंगे तो वो बीपी को कम नहीं करवाएंगे, तो बीपी बढ़ जाएगा। रिमेंबर इनका इंक्रीज और डिक्रीज बहुत हाई नहीं होता है, इट इज़ ऑल वेरी वेरी स्लाइट, दैट इज़ नथिंग बट जब भी लेट्स से अगर ये प्रेशर वेव्स है, जब भी कोई एक्सपायर करेगा तो एक्सपिरेशन में बीपी बढ़ेगा, और जब भी कोई इंस्पायर करेगा तो इंस्पिरेशन में बीपी कम हो जाएगा, राइट। और ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कितने mmHg तक प्रेशर को चेंज करवाते हैं, याद रखना इट इज़ नथिंग बट दी 2 to 4 mmHg तक ही ये करवा देते हैं। तो देयर आर स्लाइट चेंजेस, नॉट एज हाई एज मेयर वेव्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द ट्रॉबे हेयरिंग वेव। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। अभी तक हमने जितने बैरोरिसेप्टर्स पढ़े वो हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स थे। सो अगर मैं बात करूँ लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स की, तो पहले ये होते कहाँ कहाँ पे है। रिमेंबर द लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट एट द एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये दो जगह होते हैं, एट्रियाज में और पल्मोनरी आर्टरी में। अगर मैं बात करूँ ये मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं, ये राइट एट्रियम में मैक्सिमम होते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो जहाँ पे जंक्शन हो रहा है किसका, वीना कावा का और
एंड द एट्रिया, जहाँ पे एट्रिया के साइड पे वेना कावा है, एट दैट जंक्शन दीज आर गोइंग टू बी द मैक्सिमम, राइट। जहाँ पे वेना कावा आके राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहे हैं, उस जंक्शन पे दीज बैरो रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी मैक्सिमम। अब ये बैरो रिसेप्टर्स हैं, अगेन स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, राइट। सो इनका मैकेनिज्म क्या होगा, याद रखना, लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स, जैसे ही बीपी बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज वीनस रिटर्न को सेंस करते हैं, राइट। जैसे ही इंक्रीज वीनस रिटर्न सेंस हुआ, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट दिस लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक्टिवेट करेंगे तीन चीज़ों को, ये रिजल्ट करेंगे तीन चीज़ों में। फर्स्ट चीज़ होगी यहाँ पे कि दे आर गोइंग टू एक्टिवेट समथिंग नोन एज ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, सो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। And the second thing they are going to activate, that is, or they are going to increase, we already talked about it, कौन सा था वो चीज़, ANP। जब भी हमने पढ़ा था वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो ANP रिलीज बढ़ेगा, सो दे स्टार्ट रिलीजिंग ANP, ये ANP का रिलीज स्टार्ट करेंगे। और तीसरी चीज़ करते हैं, जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, कहाँ पर होता है ये न्यूक्लियस, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में। सो जो हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसको ये इनहिबिट करेंगे। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इंक्रीजेस द ADH, बट यहाँ पे हम इनहिबिशन कर रहे हैं, याद रखना। सो इसके वजह से जो ADH है वो डिक्रीज हो जाएगा। ADH के बारे में हमने किडनी में बहुत अच्छे से बात की है कि वो वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बट यहाँ पे हम कम कर रहे हैं तो ये वाटर अब्जॉर्प्शन को कम करेगा। ANP की वजह से भी वाटर एक्सक्रीट होगा। एंड ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्सेस हम पढ़ेंगे CVS रिफ्लेक्सेस में, तो याद रखना, लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर तीनों ही हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली the final result will be decrease in the BP, okay, this is going to cause decrease in the BP।